नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन ने बात की थी फायर टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब अग्नि जो परिभाषाएं थी, शब्दावली थी, उसकी कक्षा अपनी हो गई थी। आज अपन बात करेंगे दुर्घटना स्थल के कार्य, मतलब फायर ग्राउंड ऑपरेशंस। देखो, फायर ग्राउंड ऑपरेशंस में क्या होता है कि जब कहीं पे आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए या आग से निजात दिलाने के लिए जिस जगह पे अपन कार्य करते हैं वो अपना क्या कहलाता है, फायर ग्राउंड कहलाता है। या अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल पर जो कार्य करते हैं वो सारे कैसे होते हैं, आपके फायर ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर अपन शामिल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक वर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक अपन वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर फायर। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और फायर का मतलब होता है आग। क्या होता है? संरचना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना और फायर का मतलब होता है आग। तो दोस्तों, इसमें अगर अपन बात करें कि आखिर ये अपना स्ट्रक्चर फायर होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आग जिसमें विभिन्न प्रकार के आवासीय, आपके व्यावसायिक व औद्योगिक, आग जिसमें विभिन्न प्रकार के आवासीय, वाणिज्यिक व औद्योगिक भवनों के संरचनात्मक घटक शामिल होते हैं। मतलब आग जिसमें विभिन्न प्रकार के आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक भवनों के संरचनात्मक घटक शामिल होते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब, जैसे ये आपका क्या है, एक संरचना है, भवन है, इमारत है। अब हो सकता है ये रेजिडेंशियल हो सकता है ये कमर्शियल हो सकता है ये कोई इंडस्ट्रियल या औद्योगिक प्रकार की बिल्डिंग हो। इसमें जब आग लगती है तो ये आपकी संरचनात्मक या स्ट्रक्चर फायर का कहा करते हैं इसको, क्योंकि भवन क्या होती है, तो वो एक संरचना होती है। ठीक है, उसी संरचना को अगर आप यूज के हिसाब से अलग अलग भागों में बांट दोगे, जो अपने क्लासिफिकेशन और बिल्डिंग में पढ़ा था, तो एक तरीके से संरचनात्मक फायर इसको कहते हैं। जब किसी बड़ी बिल्डिंग, भवन, इमारत में आग लग जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसके जो घटक होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं इस संरचना के, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपकी स्ट्रक्चर फायर का नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, जब ये आग लगती है तो आग लगने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है, इसको बुझाने के लिए, सॉरी, आग पे काबू पाने के लिए, दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य करने के लिए, या वहां पे जो परिस्थिति है उससे निजात पाने के लिए रणनीति बनाई जाती है। तो देखो दोस्तों, ये रणनीति बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? आईसी। और आईसी का मतलब होता है इंसिडेंट कमांडर। कौन होता है मेन इसमें? इंसिडेंट कमांडर होता है, जिसी का क्या कार्य होता है कि आग लगने पर वहां पे रणनीति बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? आपकी इंसिडेंट कमांडर का होता है। और वहां पे दुर्घटना स्थल पे या फायर ग्राउंड पे जब आग लग जाती है तो वहां पे सबसे पहले इंसिडेंट कमांडर को भी वहां पहुंचना पड़ता है। वही क्या करता है, आग की स्थिति को देख के, सर्वेक्षण करके, वहां पे कौन सी रणनीति काम में लेनी है उसका डिसाइड करता है, और उसका पुनर्मूल्यांकन भी कौन करता है? आपका इंसिडेंट कमांडर करता है। तो दोस्तों, जो रणनीति होती है दो प्रकार की होती है। अपनी जो रणनीति होती है, एक होती है आक्रामक, ऊपर लिखता हूं मैं दोस्तों, दो तरीके की होती है। एक आपकी होती है आक्रामक और दूसरी होती है रक्षात्मक। मतलब पहली होती है आपकी ऑफेंसिव। तो दो तरह की रणनीति में पहली होगी ऑफेंसिव और दूसरी आपकी होगी डिफेंसिव। ऑफेंसिव को बोला जाता है आक्रामक रणनीति और डिफेंसिव को बोला जाएगा आपका रक्षात्मक रणनीति। देखो, दोनों रणनीतियां आग बुझाने के लिए या बचाव कार्य के लिए होती है, फायर ग्राउंड पे अपनाई जाती है, दुर्घटना स्थल पे अपनाई जाती है, लेकिन दोनों का मतलब बहुत ही अलग अलग होता है। देखो, एक होता है ऑफेंसिव, दूसरा होता है डिफेंसिव। अब देखो, इनमें से कौन सी रणनीति अपनानी, इसका निर्णय कौन करता है? आपका, जैसे अभी अपन ने बात की, आईसी, इंसिडेंट कमांडर करता है। फिर जब ये रणनीति को काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसका पुनर्मूल्यांकन भी कौन करेगा? आपका इंसिडेंट कमांडर ही करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? आईसी, उसको नाम दिया जाता है। तो दोस्तों देखो, ये योजना या रणनीति बनाते हैं। तो देखो, ऑफेंसिव में क्या होता है, ऑफेंसिव की अगर अपन बात करें तो ऑफेंसिव में आक्रामक, और आक्रामक से मतलब कि वहां पे इसमें क्या होता है कि संपत्ति और जीवन के मूल्य को महत्व दिया जाता है। क्या किया जाता है? संपत्ति और जीवन के मूल्य को महत्व देते हुए जो अग्निशामक होता है उसको जान जोखिम में डालने की परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है। यह तो आपके आक्रामक में होता है। बल्कि डिफेंसिव में क्या होता है कि इसमें जीवन और संपत्ति को मूल्य नहीं दिया जाता। इसमें जो अग्निशामक होता है उसको क्या किया जाता है, आग मतलब जान जोखिम में डालने की परमिशन नहीं होती। वापस मैं आपको बता दूं, आक्रामक में क्या होता है कि जो जीवन और संपत्ति होती है उसको महत्व दिया जाता है, अग्निशामक को अपनी जान जोखिम में डालने का क्या परमिशन दे दी जाती है। लेकिन डिफेंसिव में नहीं होता। डिफेंसिव में उसको जान, जो अग्निशामक होते हैं, अग्निशमन करता होते हैं, उनको क्या होता है, अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दी जाती। यही होता है आपका ऑफेंसिव और डिफेंसिव। और दोनों में से एक को चूज किया जाता है,
कहीं पे भी दुर्घटना घटित होती है, दोनों में से एक को चूज करके क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब दोस्तों देखो, योजना बनाते समय 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। चाहे आप कहीं पे भी फायर ग्राउंड में अगर वर्क करते हैं तो 3 तरह की योजना बनाए ध्यान। एक तो पहला होता है कि हो सके तो बचा सकने वाले जीवन को बचाने के लिए अधिक जोखिम उठाना। मतलब अपन को ऐसा लगता है कि कोई अपन को दिख रहा है कि भाई हाँ, सर्वे से पता चलता है कि किसी की जिंदगी को अपन बचा सकते हैं, तो उसके जीवन को बचाने के लिए क्या कर लिया जाता है, अधिक जोखिम उठा लिया जाता है। मतलब खुद के जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। किसके द्वारा? अग्निशामक के द्वारा। एक चीज तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि बचा सकने वाली संपत्ति के लिए थोड़ा जोखिम उठाना। मतलब कोई संपत्ति है, अगर उसको अपन बचा सकते हैं और कोई थोड़े से जोखिम में अगर बचा सकते हैं तो उसके लिए आप जोखिम उठा सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि उस संपत्ति को बचाने में जोखिम ज्यादा उठाना पड़ता है, तो वहां पे इसको उठाने की परमिशन नहीं होती। ये अपने बचाव कार्य की एक योजना होती है, रणनीति के अंत का भाग होता है। और तीसरी जो बात होती है वो होती है कि खोए हुए जीवन वह संपत्ति। मतलब पहले से खोए हुए जीवन वह संपत्ति के लिए जोखिम न उठाना। ये 3 चीजों को ध्यान में रखिए। क्या किया जाता है फायर ग्राउंड पे, आपका जो रेस्क्यू कार्य होता है, फायर ग्राउंड पे जो रणनीति बनाई जाती है, इन 3 पॉइंट को मुख्यतः ध्यान में रखा जाता है। देखो, पहला पॉइंट क्या होता है कि बचा सकने वाले जीवन को बचाने के लिए अधिक जोखिम उठाना। अगर अपन को लगता है कि अपन किसी जीवन को बचा सकते हैं तो अपने जीवन को अपन अधिक जोखिम में उसमें डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, दूसरी बात आती है कि बचा सकने वाली संपत्ति के लिए कम जोखिम उठाना चाहिए। उतना जोखिम नहीं उठा सकते जगह जीवन को बचाने के लिए उठाते हैं। कम जोखिम में अगर आपको लगता है कि आप किसी संपत्ति को बचा सकते हैं तो आप जोखिम उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोई पहले से खोया हुआ जीवन है, मतलब कोई आदमी मर चुका है ऑलरेडी, या कोई संपत्ति जल चुकी है, तो उसके लिए जोखिम उठाने की किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी जाती। इसी तरीके से क्या किया जाता है दोस्तों, फायर ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति को बनाया जाता है। और रणनीति में अपन ने पढ़ा कि 2 तरह की रणनीति होती है। एक होती है ऑफेंसिव और दूसरी होती है डिफेंसिव। ऑफेंसिव में आक्रामक होता है, डिफेंसिव में रक्षात्मक होता है। आक्रामक का मतलब संपत्ति और जीवन के मूल्य को महत्व दिया जाता है और अधिक जोखिम उठाने की परमिशन दे दी जाती है। रक्षात्मक में जो अग्निशामक होता है उसके जीवन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बल्कि आग में फंसे जीवन और संपत्ति को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात जोखिम उठाने की परमिशन उसमें नहीं होती है। तो ये चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी। अब देखो दोस्तों, जब फायर ग्राउंड पे जब कोई रणनीति बनाई जाती है तो उसमें जो घटना होती है उसका आकार प्लस वहां पे जो कारक होते हैं, अग्नि कारक, फायर ग्राउंड पे जो कारक होते हैं उन सबका क्या होता है, एक विशेष महत्व होता है। तो देखो, अपन बात करेंगे कि फायर ग्राउंड के कारक कौन कौन से होते हैं। फायर ग्राउंड कारक कौन कौन से होते हैं जो अपन को रणनीति बनाने में उन सबको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, फायर ग्राउंड कारक की बात करते हैं तो देखो, जहां आग लगेगी अपन को सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो वहां पे क्या होगा, धुआं होगी और आग होगी। फायर ग्राउंड कारक में मतलब आग और धुआं एक तो वहां पे ये होता है। इसको देख के भी क्या की जाती है, आपकी रणनीति अपनी बनाई जाती है। सबसे पहला कारक अपन को मिल गया। अभी आग लगेगी कहाँ पे, अपन ने बात की थी संरचना होगी, तो एक इमारत भी वहां पे अपन को मिलेगी। तो इमारत की बनावट, इमारत का ढांचा जो होता है, बिल्डिंग जो होती है, उसको भी क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद में देखो, अगर तीसरी अपन बात करें तो जीवन का जो खतरा होता है, जीवन खतरा, और कितने लोग कैसा खतरा हो सकता है जीवन से, उसके बारे में भी क्या किया जाता है, इस पे विचार करना पड़ता है रणनीति बनाते समय। उसके बाद में दोस्तों, अधिभोग या कह सकते हैं ऑक्यूपेसी, या उसमें कब्जा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कब्जा, या हिंदी में अगर बात करें तो अधिभोग, मतलब कितने लोग उस बिल्डिंग में हैं, उसका भी क्या करना पड़ता है, रणनीति के अंदर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद में देखो, वहां पे व्यवस्थाएं कैसी है, बिल्डिंग में कैसी व्यवस्था है, आपातकालीन निकास की क्या व्यवस्था है, बालकनी है कि नहीं है, कैसे उनको, वो जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है। और लास्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास संसाधन क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है आग बुझाने के, उन सब चीजों को शामिल करके क्या किया जाता है, फायर ग्राउंड में रणनीति बनाई जाती है। और फायर ग्राउंड के ये सारे कारक हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है। प्लस अपने आग की या घटना का जो आकार होता है उसको, प्लस जो जोखिम होता है वहां पे, इन सब पे विचार करके क्या बनाई जाती है, फायर ग्राउंड पे रणनीति बनाई जाती है।
तो दोस्तों ये था फायर ग्राउंड के बारे में छोटी सी अपनी चर्चा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, आपातकालीन वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा की अपन बात नहीं करेंगे। 3 वर्ड्स के बारे में अपन बात करेंगे, 3 संकेत होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे फायर ग्राउंड के जोखिम के लिए काम में। एक में संदेश प्रसारित किया जाता है, 2 में अलर्ट का दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्हीं जो आपातकालीन जो वर्ड्स होते हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज अपन पहले करेंगे पहले वर्ड की बात। दोस्तों पहला वर्ड होता है मेडे। क्या वर्ड होता है? मेडे। ये एक तरीके से एक रेडियो प्रसारण के लिए एक वर्ड होता है, मतलब रेडियो पे जोखिम की सूचना देने के लिए एक वर्ड प्रसारित किया जाता है। एक तरीके से ये क्या होता है, तत्काल प्रसारण पर इसको प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जैसे इसकी सूचना मिलती है तो तुरंत इंस्टेंटली क्या किया जाता है, इसका प्रसारण किया जाता है। तो तत्काल प्रसारण पे मेडे को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। अब देखो ये है क्या, एक तरीके से ये आपातकालीन प्रक्रिया शब्द है। क्या है? आपातकालीन प्रक्रिया शब्द। आपातकालीन प्रक्रिया शब्द है मेडे। क्या है आपका? आपातकालीन प्रक्रिया शब्द है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो संचार में संकट संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या है ये? एक तरीके से आपातकालीन प्रक्रिया शब्द है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो संचार में संकट संकेत के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि ये मेडे क्या है आपका, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, रेडियो संचार में आपातकालीन संकट संकेत के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। अब देखो होता क्या है इसमें जो मेडे होता है, इस मेडे का 3 बार अनाउंसमेंट किया जाता है। एक होता है मेडे करके, फिर बोलता है ये मेडे, और फिर आपका बोलता है मेडे। इस तरीके से 3 बार इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। एक तरीके से ये आपातकालीन संकट संकेत होता है जो रेडियो पे प्रसारित किया जाता है और तत्काल प्रसारित किया जाता है। अब देखो ये 3 बार बोलता है, क्योंकि देखो मान लो कहीं पे शोर हो रहा हो तो हो सकता है सुनाई नहीं दे, तो इसके लिए इसको 3 बार दिया जाता है। पहले बोलता है मेडे, फिर बोलता है मेडे, और फिर बोलता है आपका मेडे। इस तरीके से इसको 3 बार क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। तो ये वर्ड अपन को पता होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में अपना अगला वर्ड जो आता है वो आता है अर्जेंट। और अर्जेंट का अपन को पता है तत्काल होता है। अर्जेंट का अगर हिंदी अर्थ देखें तो तत्काल मतलब तुरंत, हाथों हाथ जो काम बात होती है उसके बारे में होता है। तो ये दूसरा वर्ड जो फायर ग्राउंड पे इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका अर्जेंट, और अर्जेंट का मतलब होता है तत्काल। दोस्तों ये वर्ड भी जो अर्जेंट वर्ड है ये भी किसी काम में लिया जाता है। ये कोई भी मान लो गंभीर स्थिति हो जाती है, मतलब आप जैसे मान लो फायरमैन कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते जैसे इंसिडेंट कमांडर को ऐसा लगता है कि भाई मान लो उसके या तो कोई बिल्डिंग गिरने का डर हो जाता है पीछे देखने में कि बिल्डिंग गिर सकती है, या मान लो वो आग बुझाने के लिए अंदर घुस गए। अब आग की दिशा और वेग में चेंज हो गया, धुआं और आग है उसकी दिशा में चेंज हो गया, और वो जो फायरमैन का जो जिस मार्ग से वो आग बुझाने के लिए घुसा है या जिससे वो निकलने की कोशिश करेगा वहाँ उधर आ रही है, मतलब उसको फंसा सकती है। तो वैसी स्थिति में उसको ये अलर्ट दिया जाता है अर्जेंट सिग्नल के द्वारा, अर्जेंट संकेत के द्वारा। तो दोस्तों ये होता क्या है, देखो एक तरीके से ये तत्काल संदेश का उपयोग गंभीर स्थिति या बदलाव की स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। वापस मैं बता दूं, मतलब कोई भी चीज होती है, कोई भी जैसे मान लो स्थिति है वो अगर गंभीर होती दिखती है या उसमें बदलाव होता दिखता है तो इस वर्ड को क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है या इंगित किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी संरचना है, भवन है, संरचनात्मक अस्थिरता के संकेत होते हैं। क्या होते हैं? संरचनात्मक अस्थिरता के संकेत होते हैं। मतलब बिल्डिंग के गिरने की अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, इसको किया जाता है। दूसरी बात, आग एवं धुएं की स्थिति में बदलाव। आग एवं धुएं की स्थिति कह सकते हैं या उसकी दिशा में बदलाव हो जाता है, तब भी क्या किया जा सकता है, ये संकेत प्रसारित किया जाता है। तत्काल संकेत के रूप में इसको प्रसारित किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात देखो, आगे की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। आग मान लो भयावह हो जाती है, आगे की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उस स्थिति में क्या किया जाता है, और आगे की स्थिति में परिवर्तन हो गया, अपन को ऐसा लगता है कि अपने पास जो संसाधन है उससे हम आग को नहीं बुझा सकते। आगे की स्थिति की परिवर्तन होने पर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ने पर ऐसा लगता है कि जो संसाधनों से अपन आग बुझा रहे हैं उनसे वो काबू में नहीं आ सकती और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, इस संदेश को प्रसारित किया जाता है। कौन से संदेश को? आपके अर्जेंट संदेश को। कहने का मतलब है ये संदेश गंभीर स्थिति बनने पर या स्थिति में बदलाव होने पर ये संदेश क्या किया जाता है, दे दिया जाता है।
दोस्तों इसके बाद में ये दो संकेत है, तीसरा एक आता है अपना इमरजेंसी इवैक्यूएशन। कौन सा आता है? इमरजेंसी इवैक्यूएशन, मतलब आपातकालीन निकासी। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से ये जो संकेत होता है इसमें पहले एक टोन बजाई जाती है। क्या किया जाता है? एक टोन बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, जो कितनी देर के लिए होती है? 5 सेकंड के लिए बजती है। 5 सेकंड के लिए एक टोन बजाया जाता है। वो टोन बजते ही जो आपके अग्निशामक होते हैं या दुर्घटना स्थल पर जो कार्य करने वाले होते हैं वो संकेत के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको आइडिया हो जाता है कि अब कोई संकेत मिलने वाला है। उसके बाद में एक एयर सायरन या आपका एयर सायरन कह सकते हैं वो, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी हॉर्न होता है, एयर हॉर्न या जो सायरन होता है वो 30 सेकंड के लिए बजाया जाता है। और 30 सेकंड की उसकी आवाज़ को सुन के क्या किया जाता है, वो तुरंत जहाँ पे भी होते हैं आपातकालीन निकासी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से किसके लिए होता है? अग्निशामक जो होते हैं उनकी आपातकालीन निकासी के लिए इस संदेश को प्रसारित किया जाता है। सबसे पहले एक टोन बजती है 5 सेकंड के लिए, उसके बाद में एक एयर हॉर्न या सायरन बजाया जाता है 30 सेकंड के लिए। कितने के लिए? 30 सेकंड के लिए। और अगर जरूरत होती है तो इसको क्या कर दिया जाता है? दोहरा भी दिया जाता है। इस तरीके से ये 3 संकेत होंगे जिनके बारे में अपन ने बात कर ली। अब देखो ये जो अपनी बिल्डिंग्स होती है, आग बुझाते समय दुर्घटना स्थल पे जो अपनी बिल्डिंग्स होती है, मतलब संरचना इमारत जो अपनी होती है, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं संरचना इमारत है, इसकी जो साइड्स होती है इसको फायर में एक नाम दिया जाता है, संरचना इमारत के फायर साइड्स। फायर साइड्स, देखो जब आग बुझाते हैं तो साइड्स को एक नाम दिया जाता है अपने फायर सर्विस में जहाँ पे दुर्घटना स्थल पे। तो देखो जैसे ये आपकी बिल्डिंग है दोस्तों, जैसे ये क्या अपनी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने से ये क्या जा रही है, अपनी रोड जा रही है इस तरीके से, मतलब ये क्या हो गया? आपकी सड़क हो गई, ये आपका भवन हो गया। तो देखो रोड के सामने वाली जो साइड होती है इसको नाम दिया जाता है ए, और ए से लगा दिया जाता है एल्फा। कौन सी साइड हो जाती है? एल्फा साइड हो जाती है। अब देखो इस ए वाली स्थिति, इस साइड से दक्षिणावर्त घूमना होता है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की क्लॉकवाइज घूमना होता है, CW क्लॉकवाइज घूमना होता है घड़ी की स्थिति में। तो घड़ी अपनी इस तरीके से घूमती है, तो इस तरीके से अपन को क्या करना होता है? घूमना पड़ता है। और घूमते हुए अगली को बी दे देते हैं, उससे अगली को सी और इसको डी नाम दे देते हैं। तो बी से इसका नाम हो जाता है ब्राउ, सी से इसका नाम हो जाता है चार्ली और डी से इसका नाम हो जाता है डेल्टा। इस प्रकार क्या करते हैं, भवन की जो दीवारें होती हैं, साइड्स होती हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है। ए से क्या होता है? एल्फा साइड होता है, बी से ब्रावो हो जाता है, सी से चार्ली हो जाता है और डी से क्या हो जाता है भाई? डेल्टा नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार क्या किया जाता है? सबको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो ये अपन को ध्यान में होना चाहिए कि फायर जो संरचना इमारत में जो फायर साइड्स होती है, मतलब भवन की जो साइड्स का डिसाइड किया जाता है वो किस हिसाब से कि जो रोड के सामने वाली होती है उसको ए माना जाता है, फिर दक्षिणावर्त घुमा जाता है। दक्षिणावर्त मतलब अपने दाहिने हाथ की तरफ कह सकते हैं, या क्लॉकवाइज घुमा जाता है, और जैसे उसके अगली को बी, फिर सी, डी नाम दे दिया जाता है। तो ए को एल्फा बोला जाता है, बी वाली को ब्राउ, सी को चार्ली और डी को क्या बोला जाता है? डेल्टा साइड बोला जाता है। ये होते हैं अपनी संरचना इमारत के फाइव साइड्स होते हैं अल्फाबेटिक के क्रम से। तो दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक अपना होता है देखो IS NFPA 1521 है, उसके अनुसार जो अपने एरियाज होते हैं ना उसके कुछ कलर कोड होते हैं। NFPA 1521 के अनुसार ये क्या है आपका? NFPA 1521 के अनुसार जैसे अपना अपना जैसे हॉट एरिया है, ठीक है, फिर आपका वार्म एरिया आ जाता है, फिर आपका कोल्ड एरिया आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है नो एंट्री जोन। क्या आ जाता है? नो एंट्री जोन अपना आ जाता है। तो हॉट मतलब अत्यधिक गर्म, वार्म यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा, नो एंट्री मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो हॉट एरिया होता है इसको रेड से दर्शाया जाता है, रेड कलर मतलब लाल कलर से इसको दर्शाया जाता है। जो वार्म एरिया होता है इसको येलो कलर से दर्शाया जाता है, मतलब पीले कलर से, येलो मतलब पीला। और जो कोल्ड एरिया होता है इसको ग्रीन मतलब हरे कलर से दर्शाया जाता है। और जो आपका नो एंट्री जोन होता है इसको रेड और व्हाइट से दर्शाया जाता है, मतलब लाल और सफेद से इसको दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये अपन को पता होना चाहिए कि नो एंट्री जोन होता है उसको किससे दर्शाया जाता है? लाल और सफेद रंग से दर्शाया जाता है, एक सिग्नल बनाया जाता है कलर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये था आपके NFPA 1521 के अनुसार नो एंट्री जोन के बारे में। क्या होता है? रेड और व्हाइट कलर होता है। हॉट जो आपकी हॉट एरिया होता है उसमें रेड, वार्म एरिया के लिए येलो, कोल्ड एरिया के लिए ग्रीन, और नो एंट्री जोन के लिए रेड और व्हाइट कलर लाल और सफेद रंग डिसाइड किया जाता है। किसके अनुसार? NFPA 1521 के अनुसार।
तो दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आपका बचाव दल होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। मतलब जो अग्नि दुर्घटना स्थल पे जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो देखो क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। दूसरी अपन बात कर सकते हैं कि मानसिक रूप से भी क्या हो भाई, स्वस्थ हो। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सजग हो, क्या हो, सजग हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि वहां पे निर्णय भी तो लेने पड़ते हैं भाई, सजग हो, बुद्धिमान हो। तो देखो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सजग हो, बुद्धिमान हो, सही कार्य करने में क्या हो, सक्षम हो। कार्य करने में क्या होना चाहिए भाई, पूरी टीम आपकी सक्षम होनी चाहिए। और उपयोग जो आपके संसाधन है या उपकरणों का उपयोग करने में दक्ष होना चाहिए। उपकरणों के उपयोग में क्या होना चाहिए भाई, दक्ष होना चाहिए। ये आपके बचाव दल की क्या होती है, विशेषताएं अपनी होती हैं, जिनको क्या होना चाहिए, प्रत्येक बचाव दल में ये गुण आपके होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जो फायरमैन होता है आपका, या अपन ये कह सकते हैं कि जो बचाव दल होता है या जो भी आपका घटनास्थल पर एक फायरमैन के क्या कार्य होते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। तो देखो घटनास्थल पर फायरमैन के कार्य, देखो बेसिकली 3 कार्य होते हैं। अपन बात करते हैं घटनास्थल पर फायरमैन के कार्य। घटनास्थल पर फायरमैन के कार्य, तो दोस्तों घटनास्थल पर फायरमैन के 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है स्वयं को बचाना। पहला कार्य क्या होता है, खुद को बचाना। ऐसा नहीं कि भाई दूसरे की जान के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल दे, स्वयं को बचाना होता है। दूसरा कार्य उसका होता है अगर वहां पे कोई बचाई हुई संपत्ति होती है तो उसको बचाना। और तीसरा होता है वहां पे फंसे लोगों का जीवन बचाना। तो ये 3 कार्यों को ध्यान में रखा जाता है दुर्घटना स्थल पर फायरमैन का। 3 कार्य होते हैं, स्वयं को बचाना, संपत्ति को बचाना और जीवन को बचाना। तो दोस्तों ये थी मोटे मोटी सी बातें। अब देखो कुछ चीजें होती है जैसे अग्निशमन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अग्नि सर्वेक्षण में क्या करना चाहिए, सर्वेक्षण कैसे किया जाता है। एक होता है अपना देखो स्पेशल फायर कोल, एक होता है अपना स्पेशल फायर कोल। तो दोस्तों स्पेशल फायर कोल में क्या आता है, स्पेशल फायर कोल, देखो दोस्तों जब आग लगती है तो सबसे पहले अपन को आग की जो सूचना मिलती है वो तो कहलाता है आपका फायर कॉल। लेकिन जब किसी का जीवन संकट में हो, जैसे कोई डूब गया हो, कोई बाढ़ आ गई हो, या कहने का मतलब कोई भूकंप आ गया हो, या कोई गैस का रिसाव हो, या कोई रेल दुर्घटना हो गई हो, सड़क दुर्घटना हो गई, ऐसी स्थिति में किसी का जीवन बचाने के लिए जब अपने पास कॉल आता है, फायर सर्विस पे जब कॉल आता है, तो वो कॉल क्या कहलाता है, आपका स्पेशल फायर कॉल कहलाता है। और उसको अटेंड करना भी क्या होता है, अति आवश्यक होता है, अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के जीवन की बचाने के लिए अपने पास कॉल आती है। तो कहने का मतलब आग की सूचना के अलावा जो कॉल आते हैं किसी की जीवन बचाने के लिए, आपातकाल के लिए, कह सकते हैं एक तरीके से आपातकालीन परिस्थिति में जो कॉल आते हैं तो वो सारे स्पेशल फायर कॉल में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था अपना दुर्घटना स्थल के कार्य। देखो इसमें कुछ कार्य और भी होते हैं जो अपन पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक में अपन ने अलग अलग कार्य पढ़े, सारे एक तरीके से वो फायर ग्राउंड के कार्यों को अपन ने पढ़ा है। जैसे अपन ने मान लो जब फायरमैन के कार्यों के बारे में बात की थी कि फायरमैन के क्या कार्य, तो सारे वो दुर्घटना स्थल के कार्य होते हैं, उनको दोबारा आज पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ रह गया था वो चीज़ें अपन ने आज कवर की है, कुछ एडिशनल चीज़ें थी। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं दोबारा नई कक्षा के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक आप इन वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोज़ पसंद आता है तो लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।